नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी की तरफ से सतीश और सोनू के खिलाफ एक दंड देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और जैसा कि सतीश ने कहा भी था कि पार्टी अगर दंड देने चाहती अगर है तो पहले अनाउंसमेंट करेगी, और ठीक यही हुआ। पार्टी ने अनाउंसमेंट किया और 16 तारीख को यह पत्र जारी किया गया। यह पत्र मुझे आज मिला है और ये बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। ऐसे में पार्टी ने बार बार चीज़ों को रेखांकित किया है कि सोनू वेणुगोपाल जो हैं वो, और जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर रहा करते थे, और ये जो सतीश हैं, इन्होंने पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, पार्टी में डिवीज़न करने का प्रयास किया है। इस बात को बार बार सतीश ने रेखांकित किया है कि हम चाहते थे कि पूरी पार्टी जो है हथियार डाल दे, और जिस तरह से कि अन्य पार्टियां हैं सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी या फिर भाजपा, उस तरह से हो जाए। लेकिन बसवराज की मौत के बाद ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए हम जितना ले करके आ सकते थे उतना लेकर आए हैं। उन्होंने एक फ़ोन नंबर जारी किया और कहा कि जितने भी लोग आ सकते हैं आ जाइए, पार्टी छोड़ दीजिए। तो पार्टी को ऑलरेडी जिस तरह से उन्होंने मौत के कगार में ढकेलने का प्रयास किया था, इस पर पार्टी ने पूर्ण विराम लगा दिया है और सतीश और सोनू को पार्टी से निकाल बाहर किया गया। और इसके साथ ही उसको गद्दार घोषित करते हुए दंड देने की बात ही पार्टी ने साफ तौर पर अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है। देखना है पुलिस के संरक्षण में रह रहे वेणुगोपाल, सतीश और उनके लगवे भगवे जो भी हैं, वे किस तरह से इसका प्रतिरोध कर पाते हैं, प्रतिकार कर पाते हैं। तो सीधी सी बात हो गई कि अब जो भी है, जो बार बार वेणुगोपाल ने भी कहा और सतीश ने भी एक प्रस्ताव रखा था सरकार के सामने में कि हम जो है डीआरजी में शामिल नहीं होंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, जनता पर, हम अपने साथियों पर पलटवार नहीं करेंगे। देखना है इसमें कि कितना क्या चलता है। बहरहाल पार्टी ने पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने जो पत्र जारी किया है, और उस पत्र में जो 16 अक्टूबर जारी किया गया है, उसमें क्या कहा गया है, इसकी पूरी बात आप सुने, इसके बाद इस पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की केंद्रीय समिति, प्रेस विज्ञप्ति 16 अक्टूबर 2025। हम क्रांतिकारी जनता से आह्वान करते हैं कि सोनू और सतीश, जो क्रांतिकारी गद्दार, पार्टी से असंतुष्ट और प्रतिक्रांतिकारी बन गए हैं और दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, को उचित दंड दिया जाए। हम सोनू और सतीश गिरोह को पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति, पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू, दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति सदस्य विवेक, DKSJC, वैकल्पिक सदस्य दीपा, 10 संभागीय समिति कंपनी पार्टी सदस्य PLGA। 14 अक्टूबर को गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में कुल 61 लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और जनजीवन श्रवण में शामिल हुए। उन्होंने हमारी पार्टी और क्रांतिकारी लोगों की 50 बंदूकें दुश्मन को सौंप दीं। यह आत्मसमर्पण एक क्रांतिकारी विश्वासघात, पार्टी विभाजनकारी कृत्य और एक क्रांतिकारी प्रतिक्रांति है। दंडकारण्य क्रांतिकारी आंदोलन, जो 2011 के अंत से एक कठिन स्थिति का सामना कर रहा था, और देशव्यापी क्रांतिकारी आंदोलन को 2018 तक एक अस्थायी झटका लगा। तब से सोनू में राजनीतिक कमजोरियां सामने आ रही हैं। दिसंबर 2020 में आयोजित केंद्रीय समिति की बैठक में सोनू दंडकारण्य ने अपने क्रांतिकारी आचरण में कुछ कमियों के व्यक्तिपरक विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षों के साथ एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। केंद्रीय समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद समय समय पर आयोजित केंद्रीय समिति CC और पोलित ब्यूरो PB की बैठकों में CC और PB ने उनके गलत राजनीतिक विचारों की आलोचना और सुधार करने का काम किया। 2011 में आयोजित दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति के प्लेनम ने सोनू के व्यक्तिवाद, अहंकार और चरम नौकरशाही की कड़ी आलोचना की और उन्हें सुधारने के लिए कहा। बाद की DKSJC बैठकों में SJC सदस्य उनकी अराजकतावादी प्रवृत्तियों को ठीक करने के लिए उनकी आलोचना करते रहे हैं। हालांकि मई 2025 में कगार हमले में हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवराज की शहादत के बाद सोनू में लंबे समय से जमा वैचारिक, राजनीतिक और संरचनात्मक कमजोरियों में गुणात्मक परिवर्तन आया और उसने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। जनवरी 2024 में शुरू हुए प्रतिक्रांतिकारी कगार युद्ध के साथ सभी क्रांतिकारी और क्रांतिकारी लोग ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं जहां उन्हें हर दिन दुश्मन के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवराज के शहीद होने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां केंद्र और राज्य सरकारें कगार युद्ध और घातक घेराबंदी और विनाशक हमलों का विरोध करने के लिए हर दिन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं।
सोनू की बढ़ती भोग विलास और स्वार्थ की लालसा ने उस बलिदान के लिए उसकी तैयारी की कमी और मृत्यु के भय को जन्म दिया। वह इसे ईमानदारी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने लंबे समय से चले आ रहे अहंकार को सुधारा और परिणामस्वरूप अपनी कमजोरियों और अपने जीवन के प्रति भय को छिपाते हुए एक दक्षिणपंथी अवसरवादी और संशोधनवादी रुख के साथ एक आत्मसमर्पण प्रेस वक्तव्य जारी किया, जिसमें कहा गया कि पार्टी द्वारा अपनाई गई गलत राजनीतिक सैन्य रणनीति के कारण भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की पराजय की स्थिति पैदा हो गई है और इस स्थिति में दुश्मन के सामने हथियार डाल देने और सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से बंद करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कोई भी ईमानदार क्रांतिकारी भावना वाला कोई भी व्यक्ति मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी मालेमा विश्लेषण पद्धति का उपयोग करके क्रांतिकारी आंदोलन को अस्थायी रूप से झटका देने वाले कारणों का विश्लेषण करेगा। इसके लिए वे अतीत के इतिहास, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। वे वस्तुगत स्थिति, व्यक्तिपरक स्थिति, शत्रु शक्तियों और आंदोलन की शक्तियों का यथार्थवादी विश्लेषण करेंगे। इसके एक भाग के रूप में वे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उनके हालिया लेखों, जनता से अपील, कार्यकर्ताओं से अपील और 15 सितंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में एक अलग निम्न बुर्जुआ व्यक्तिपरक विश्लेषण पद्धति दिखाई देती है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकालने के लिए 3 मुख्य कारण बताए कि पार्टी द्वारा अपनाई जा रही मूल लाइन, राजनीतिक सैन्य लाइन या राजनीतिक सैन्य रणनीतियां गलत हैं, अर्थात हमारे पास कोई क्रांतिकारी पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2007 की एकता कांग्रेस का मुख्य कार्य उग्रवादी निर्णयों और कानूनी संघर्षों को अस्वीकार करना था जो आंदोलन की क्षमता से परे थे। ये तीनों निष्कर्ष गलत हैं। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि बिचौलिए और निरंकुश पूंजीपति वर्ग तथा देश की जनता के बीच के अंतर्विरोध को मुख्य अंतर्विरोध के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए तथा दीर्घकालिक जनयुद्ध का रास्ता बदला जाना चाहिए। पार्टी की मूल लाइन रणनीति में परिवर्तन के लिए देश में उत्पादन संबंधों, उनके पीछे के वर्ग संबंधों और राज्य की प्रकृति का विश्लेषण आवश्यक है। उस विश्लेषण के आधार पर वर्तमान क्रांतिकारी चरण का निर्धारण और राजनीतिक लाइन, राजनीतिक रणनीति का निर्माण किया जाना चाहिए। भारतीय क्रांतिकारी युद्ध की अंतर्निहित विशेषताओं में परिवर्तन और देश के रणनीतिक क्षेत्रों की प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण करके सैन्य लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने अध्ययन और विश्लेषण की एक निम्न बुर्जुआ व्यक्तिपरक पद्धति अपनाई जो इस मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी विश्लेषण पद्धति से भिन्न है। अध्ययन और विश्लेषण की व्यक्तिपरक पद्धति का अर्थ है एकांगीपन, पक्षपात, अपूर्णता और सतही विश्लेषण। उनके हालिया लेखों में जनता से अपील में, कार्यकर्ताओं से अपील में और सशस्त्र संघर्ष की अस्थायी समाप्ति पर प्रेस विज्ञप्ति में इसी पद्धति पर आधारित विश्लेषण और निष्कर्ष मौजूद हैं। इसीलिए एक और तो उन्होंने कहा कि वे हमारी पार्टी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों, भारत में उत्पादन संबंधों में परिवर्तन हमारा राजनीतिक कार्यक्रम, भारत में जाति समस्या हमारा दृष्टिकोण, भारत में जातीय समस्या हमारी पार्टी की स्थिति और भारत के दलाल निरंकुश पूंजीपति वर्ग पर हमारी पार्टी की स्थिति, राजनीतिक कार्यक्रम जो फिलहाल सीसीके तक ही सीमित हैं, का अनुमोदन कर रहे हैं। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि वे दिसंबर 2020 में केंद्रीय समिति द्वारा जारी केंद्रीय राजनीतिक संरचनात्मक समीक्षा, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के पिछड़ेपन के कारणों की समीक्षा की गई है, और अगस्त 2024 के पीबी सर्कुलर का अनुमोदन कर रहे हैं। और अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारी पार्टी द्वारा अपनाई गई राजनीतिक सैन्य लाइन गलत थी। इसीलिए उन्होंने एक तरफा विश्लेषण किया कि पार्टी द्वारा की गई गलतियां ही क्रांतिकारी आंदोलन के पिछड़ेपन का कारण थीं। उन्होंने पार्टी के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि पार्टी की अपनी गलतियां, साथ ही भारत के मजबूत और शक्तिशाली राज्य द्वारा कई दशकों तक किए गए प्रति क्रांतिकारी हमले और खागर युद्ध इस स्थिति के लिए जिम्मेदार थे। जब तक देश में सामंतवाद एक निशानी बना रहेगा, मध्यवर्गीय निरंकुश पूंजीपति वर्ग और व्यापक जनसमुदाय के बीच का अंतर्विरोध मुख्य अंतर्विरोध नहीं बन सकता। प्रेस विज्ञप्ति की सीमाओं के कारण मैं इस विषय पर अभी और नहीं लिखूंगा। अगर सोनू सचमुच अपने लिखे पर विश्वास करते तो उन्हें पार्टी में बने रहने और केंद्रीय समिति व पोलित ब्यूरो में उस पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए था। अगर वे अपने प्राणों की आहुति देकर क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करने, केंद्रीय समिति व पोलित ब्यूरो में अपने विचारों और तर्कों पर चर्चा करने और क्रांतिकारी आंदोलन की गलतियों को सुधारने के लिए काम करने को तैयार होते तो हम मान लेते कि उन्हें अपने तर्कों पर विश्वास था और वे ईमानदार थे। लेकिन इसके लिए तैयार हुए बिना, पार्टी निर्माण पद्धति का पालन किए बिना और दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण किए बिना ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें अपने तर्कों पर न तो विश्वास था, न ही ईमानदारी, और उनके तर्क केवल अपने जीवन के भय को छिपाने के लिए अवसरवाद थे। क्रांतिकारी खेमे, पार्टी कार्यकर्ताओं और पीएलजीए सदस्यों को ऐसे झूठे तर्कों से धोखा देना और दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करना क्रांतिकारी विश्वासघात है।
केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो में अपनी झूठी दलीलों पर चर्चा किए बिना उन्होंने केंद्रीकृत लोकतांत्रिक पद्धति और संरचनात्मक अनुशासन का उल्लंघन किया है और पिछले कुछ महीनों से वे विभिन्न स्तरों पर पार्टी समिति के सदस्यों, पार्टी सदस्यों और पीएलजीए सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं और पार्टी को विभाजित करने की साजिश रच रहे हैं। वे पार्टी की राजनीतिक सैन्य लाइन पर दृढ़ता से खड़े पार्टी समिति के सदस्यों, पार्टी और पीएलजीए सदस्यों को सुनियोजित तरीके से दूर कर रहे हैं। ये अराजकतावादी और पार्टी विभाजनकारी कार्य हैं। सोनू और उनके अनुयायी अगर आत्मसमर्पण कर देते तो दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर सकते थे, लेकिन केंद्रीय समिति द्वारा हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति के बावजूद कि पार्टी और क्रांतिकारी लोगों के हथियार पार्टी को सौंप दिए जाने चाहिए, उन्होंने इसका पालन नहीं किया और 50 हथियार दुश्मन को सौंप दिए। कई साथियों ने दुश्मन की सशस्त्र सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी और उनसे छीने गए हथियार दुश्मन को सौंप दिए, जिसका अर्थ है दुश्मन को क्रांतिकारियों को मारने, क्रांतिकारियों को मरवाने का अवसर देना। ये प्रतिक्रांतिकारी होगा। हम सोनू, जो अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से विमुख होकर क्रांति का गद्दार, दल बदलू और प्रतिक्रांतिकारी बन गया है, को दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी DKSJC के सदस्य विवेक, DKSJC की वैकल्पिक सदस्य दीपा और उसके साथ दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने वाले 10 संभागीय समिति कंपनी पार्टी समिति के सदस्यों के साथ निष्कासित कर रहे हैं। हम क्रांतिकारी जनता से आह्वान करते हैं कि वे क्रांति के साथ गद्दारी करने वाले इन क्रांतिकारी गद्दारों को उचित दंड दें। हम पार्टी सदस्यों और पीएलजीए के उन सदस्यों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने सोनू के तर्क में छिपे छल और अवसरवाद को समझे बिना उसके साथ जाकर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, कि वे इस बात को समझें और जनता के पक्ष में लौट आएं। हालिया घटनाक्रमों से पता चलता है कि सोनू पिछले साल के अंत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अपनी जीवन संगिनी और कुछ अन्य लोगों को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कराने की योजना बनाने के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में था। क्रांतिकारी दल में रहते हुए दुश्मन के साथ ऐसे संबंध बनाए रखना एक विश्वासघाती और गुप्तचर बनना है। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे विश्वासघाती और गुप्तचर को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को नए तरीकों से खड़ा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सोनू और उसके 61 अनुयायियों का पुलिस के सामने आत्मसमर्पण क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक गंभीर क्षति है। भले ही सोनू और उसके अनुयायी अभी आत्मसमर्पण कर दें, और अगर विभिन्न स्तरों पर पार्टी समिति के कुछ अन्य सदस्य, पार्टी सदस्य और पीएलजीए के सदस्य, जो उसके झूठे तर्कों से प्रभावित होकर अपनी जान देने को तैयार नहीं हैं, आत्मसमर्पण कर दे, तो भी यह अस्थायी क्षति है। इन क्षतियों का प्रभाव अपेक्षाकृत दीर्घकालिक हो सकता है। हालांकि अगर सोनू आत्मसमर्पण कर देता है, विभिन्न स्तरों पर पार्टी नेता और पीएलजीए कमांडर आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो भी क्रांतिकारी आंदोलन को स्थायी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्रांतिकारी आंदोलन को कुछ पार्टी नेताओं और कुछ जनसेना कमांडरों के आत्मसमर्पण के कारण स्थायी हार का सामना नहीं करना पड़ता। समाज में वर्गों के निर्माण के बाद से शोषित और उत्पीड़ित वर्ग हजारों वर्षों से शोषक और उत्पीड़क वर्गों के विरुद्ध वर्ग संघर्ष करते रहे हैं। इन्हीं वर्ग संघर्षों के परिणामस्वरूप समाज अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। इन वर्ग संघर्षों के इतिहास में कई देशों में हालांकि उनके कुछ नेताओं और युद्ध कमांडरों ने क्रांतिकारी आंदोलनों में आत्मसमर्पण और विश्वासघात किया है, और परिणामस्वरूप संबंधित क्रांतिकारी आंदोलनों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक पराजय का सामना करना पड़ा है। फिर भी कुछ देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों ने विजय भी प्राप्त की है। दुनिया में न केवल सफल क्रांतिकारी आंदोलन बल्कि पराजित क्रांतिकारी आंदोलन भी उत्पीड़ित वर्गों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। स्पार्टाकस के नेतृत्व में पराजित दास विद्रोह दुनिया भर के जन संघर्षों को प्रेरित करता रहा है। पेरिस कम्यून की पराजय के बावजूद रूसी समाजवादी क्रांति न केवल उस पराजय की समीक्षा करने और उससे सीखने में सफल रही, बल्कि वह संघर्ष आज भी दुनिया के मजदूर वर्ग और उत्पीड़ितों को प्रेरित करता है। भले ही भगत सिंह ने अपने जीवनकाल में जिस पार्टी की स्थापना की थी, उसके माध्यम से देश को स्वतंत्रता नहीं दिलाई, फिर भी उनकी अमरता देश के सभी लोगों को प्रेरित करती रहती है। यदि लड़कर हार जाने वाले लोग, जननेता और दल संघर्षों के पुनर्निर्माण और प्रगति को प्रेरित करते हैं, तो बिना लड़े दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने वाले लोग, जननेता और दल निराशा और अविश्वास का कारण बनकर समय की गहराइयों में विलीन हो गए हैं। क्योंकि आत्मसमर्पण कभी भी जनसंघर्षों, क्रांतिकारी आंदोलनों और जनयुद्धों के पुनर्निर्माण और प्रगति को प्रेरित नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना झूठ है कि दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करके क्रांतिकारी विश्वासघात करने वाले सोनू क्रांतिकारी आंदोलन को नए तरीके से खड़ा करेंगे। नेपाल में हाल के घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि क्रांतिकारी आंदोलन के नेता भले ही दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दें या अपने हथियार सौंप दें, जनता फिर से क्रांति लाएगी। हालांकि प्रचंड बट्टाराय गिरोह ने उस देश की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सभी हथियार दुश्मन के हवाले कर दिए और क्रांतिकारी विश्वासघात किया, लेकिन लगभग 20 वर्षों के बाद ईमानदार क्रांतिकारी ताकतों ने न केवल नेपाल की क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी RCPN का गठन किया, बल्कि हालिया नेपाली जनता के विद्रोह में भी भाग लिया और दुश्मन के शस्त्रागार से कुछ हथियार भी जब्त कर लिए।
DKSJC उत्तर सब जोनल ब्यूरो प्रभारी सतीश, जो इस देशद्रोह में सोनू का साथी था, ने 3 SJCM संतु, भास्कर, राजमान और रनिता सहित 150 अन्य लोगों के साथ अपने हथियार दुश्मन के सामने समर्पित कर दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। सोनू की तरह इन चारों SJCM ने भी पार्टी को चाइल्डिश पार्टी और क्रांतिकारी लोगों के हथियार दुश्मन को सौंप दिए हैं और क्रांतिकारी देशद्रोही पार्टी विघ्नकारी और प्रतिक्रांतिकारी बन गए हैं। हालिया घटनाक्रम से पता चलता है कि सतीश पिछले कुछ महीनों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस मंत्री के साथ संबंध बनाए रखकर एक गुप्त एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सोनू और सतीश में दशकों से चली आ रही दक्षिणपंथी भावनाएं धीरे धीरे दक्षिणपंथी अवसरवाद में बदल गई हैं और कगार युद्ध के साथ ये दक्षिणपंथी अवसरवाद में बदल गई है और अब ये क्रांतिकारी विश्वासघात और प्रतिक्रांतिकारी प्रतिरोध के स्तर तक पहुंच गई है। हम समय रहते इस घटनाक्रम का सही आकलन करने में विफल रहे। इस विफलता के परिणामस्वरूप दोनों ने अपने नेतृत्वकारी पदों का उपयोग क्रांतिकारी आंदोलन को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए किया। हम क्रांतिकारी खेमे को सूचित करते हैं कि हम इस विफलता की समीक्षा करेंगे और उचित सबक सीखेंगे। ये झूठ है कि सोनू और सतीश का गिरोह, जो क्रांति के गद्दार बन गए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन का सही तरीके से पुनर्निर्माण करेंगे। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों के नियंत्रण में रहते हुए वे जो जनसंघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे हैं, वे सरकार द्वारा प्रायोजित जनसंघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन ही रहेंगे। इसलिए हम इन क्रांतिकारी गद्दारों से आह्वान कर रहे हैं कि अगर वे जनसंघर्षों के नाम पर जनता के बीच आते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। हम उस गिरोह के पार्टी सदस्यों और PLGA सदस्यों से अपील करते हैं कि वे सोनू और सतीश के क्रांतिकारी विश्वासघात को अभी या भविष्य में समझें और जनता की पार्टी में वापस आएं। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी से कोई खतरा नहीं होगा। हम सोनू और सतीश को चेतावनी देते हैं कि वे केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने वाली अपनी प्रतिक्रांतिकारी गतिविधियों को किसी भी समय बंद कर दें। कागर युद्ध के हमलों से जो लोग अपनी जान को लेकर भयभीत हैं, वे चाहें तो आत्मसमर्पण कर सकते हैं, लेकिन हमारा अनुरोध है कि पार्टी और क्रांतिकारी जनता के हथियार दुश्मन को न सौंपे जाएं। यह न केवल क्रांति के साथ विश्वासघात होगा, बल्कि प्रतिक्रांतिकारी कृत्य भी होगा। क्रांतिकारी जनता को प्रतिक्रांतिकारी कृत्यों का दंड देना होगा। हम देश की समस्त जनता से आह्वान करते हैं कि वे भारत में उत्पादन संबंधों में परिवर्तन हमारा राजनीतिक कार्यक्रम, भारत में जाति समस्या हमारा दृष्टिकोण, भारत में जातीय समस्या हमारी पार्टी की स्थिति, भारत में दलाल निरंकुश पूंजीपति वर्ग पर पार्टी की स्थिति, राजनीतिक कार्यक्रम जैसे दस्तावेजों का और अधिक संश्लेषण करें और बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों और क्रांतिकारी युद्ध की बदलती विशेषताओं के अनुसार अपनी राजनीतिक सैन्य लाइन को और समृद्ध करें तथा भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को जारी रखें। क्रांतिकारी आंदोलन में असफलताएं और पराजय अस्थायी हैं। आइए सोनू और सतीश गिरोह द्वारा उत्पन्न इस स्थिति को पार्टी में एक संकट के रूप में पहचानें और इस संकट पर विजय प्राप्त करें। अपनी वर्तमान क्षति और कमजोरी को स्वीकार करते हुए और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां दुश्मन ने हमारे क्रांतिकारी आंदोलन पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है, आइए हम पार्टी, PLGA और समग्र रूप से संयुक्त मोर्चे तथा क्रांतिकारी आंदोलन को संरक्षित करते हुए देशव्यापी क्रांतिकारी आंदोलन के पुनर्निर्माण की दिशा में काम करें। हम देश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि भले ही सोनू और सतीश दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दें या कल कोई और आत्मसमर्पण कर दे, हमारी पार्टी दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी। यह एक अटल ऐतिहासिक नियम है कि वर्ग संघर्ष उनके सर्वोच्च रूप, जनयुद्ध तब तक जारी रहेंगे जब तक वर्ग मौजूद हैं। आत्मसमर्पण इस नियम को नहीं बदल सकता। इसलिए आइए हम अस्थायी असफलताओं के बावजूद भी क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति के लिए पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ें। अंततः विजय जनता की ही होगी। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ अभय, प्रवक्ता, केंद्रीय समिति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। तो आपने सुना पूरी बात, जो कि CPI माओवादी ने किस तरीके से एक पत्र जारी करके जो प्रवक्ता अभय के नाम से जारी किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभय एक व्यक्ति का नाम नहीं हुआ है, वहाँ एक पद का नाम है। जो कोई व्यक्ति भी प्रवक्ता बनेंगे वो अभय के नाम से ही पत्र जारी करेंगे। पर यह पद जो पद था अभय नाम का, यह पद जो है 15 साल तक वेणुगोपाल के पास था, और जब इसने गिरफ्तारी करके सीधा सरेंडर किया है तो सीधी तौर पर जो है अब ये पद किसी और के पास चला गया है और वहाँ से ये पत्र जारी किया गया है। और जिस तरीके से इन्होंने अभय या वेणुगोपाल, जो अभय का नाम अब ठीक नहीं है, वो वेणुगोपाल कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वेणुगोपाल राव, मनोजिला वेणुगोपाल राव और सतीश ने जिस तरह से पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया था, उस पर पार्टी ने सख्ती से पूर्ण विराम लगाया है और उसको प्रतिक्रांतिकारी कगार युद्ध माना है। और इसके साथ ही जो चीज़ भी चल रहा है वो क्या होगा कहना मुश्किल है, और लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि
ये जो वेणुगोपाल ने और रुपेश ने जिस तरह से कि पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी साफ साफ कहा है कि हम चाहते थे पूरी पार्टी ही टूट के आ जाए, पूरी पार्टी ही सरेंडर कर जाए, लेकिन पार्टी के जो नए महासचिव बने हैं देव जी, इसको उन्होंने रोक दिया, जिस कारण कि ये अपने कुछ साथ के लोगों को लेकर के ही भाग करके आ पाए। और पार्टी ने जिस हथियार को बड़े ही परिश्रम से, बड़े ही कुर्बानी से, 50 सालों के अथक प्रयास से हथियार को जमा किया था, उस हथियार को सरेंडर करना निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी को बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे में एक नई जंग की शुरुआत या सूत्रपात हम देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़, जैसा कि CPI माओवादी के एक पूर्व सदस्य बता रहे थे, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि वेणुगोपाल जो हैं गद्दारी के इतिहास में भारत में 100 सालों के जो पार्टी का जीवन रहा है, उसमें सबसे बड़ा नाम कमाया है ये गद्दार के तौर पर। और सबसे बड़ा गद्दार होना एक ऐसी उनको एक उपाधि ही मिल गई है जो कि पूरे भारत के इतिहास ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी परिघटना होगी। पार्टी ने अपने प्रेस नोट में जैसा स्पष्ट कहा है कि सोनू के अंदर में प्रतिक्रियावादी सोच आ गया था और पार्टी ने इसको नोट भी किया था। उनके अंदर अहंकार, दंभ, घमंड, इस तरह की चीज़ें भी आई थी और नौकरशाही जैसा चीज़ भी इनके अंदर पनप रहा था। इन तमाम चीज़ों के बाद पार्टी ने उनको रोकने का प्रयास किया। अंततः पार्टी को ही ये नुकसान देने की कोशिश की और अंततः अकेला ही भाग करके किसी तरह से सरकार के पास जाकर मिल गए। निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको कि पार्टी अब भारत में 2 ही पार्टी बचेगी या बची है, एक CPI माओवादी और एक भाजपा RSS। पूरी जंग जो है अभी दोनों पार्टियों के बीच है। और इस बीच में जो भी पार्टी दिख रहा है आपको, कांग्रेस हो, RJD हो या जो भी पार्टी दिख रही है आपको है, वो तमाम पार्टियां जो है पेंडुलम की तरह तो दाएं बाएं डोलती रहती है, कभी भाजपा के पास कभी इधर। तो देखना होगा कि अब जो जंग की नई शुरुआत हुई है और गद्दारी का जो नया दंश पार्टी झेली है, इसको किस रूप में पार्टी ले जा पाती है और सोनू वेणुगोपाल जो हैं और सतीश जैसे लोगों को पार्टी दंडित किस तरह कर पाती है, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। बहरहाल जो भी हो, पार्टी ने अपना आगाज कर दिया है और अपने जो सशस्त्र संघर्ष उनका जो प्लान था, उस प्लान पर वो मजबूती से आज भी डटे हुए हैं और सत्ता को खार फेंकने की जो लड़ाई है, जनता को न्याय देने की जो कवायद है, उसमें मजबूती से डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि हम बहुत ही विपरीत परिस्थिति में काम कर पाते हैं, तो अगर वो आर्थिक मदद दे पाएँ अगर, तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। हमारे आगे जो आप वीडियो सब शुरू होता है तो वहीं पर बारकोड है, QR कोड है, उस QR कोड की मदद से डायरेक्ट मदद कर सकते हैं या फिर हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं जो कि 89 रुपीज़ और 159 रुपीज़ का है। तो आप देखिए और आप जैसा महसूस करें वैसा करें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप क्या महसूस करते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।